आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। एज वी ऑल नो दैट इन सॉलिड्स पार्टिकल ऑक्यूपाई मैक्सिमम वॉल्यूम एंड एरिया लिविंग मिनिमम वेकेंट स्पेस। कम से कम एरिया खाली छोड़कर या कम से कम स्पेस को वो खाली छोड़कर मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम स्पेस कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम एरिया कंज्यूम करते हैं। तो अब हम वही देखेंगे कि सॉलिड्स में जब वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाई जाए या क्लोज पैकिंग करी जाए तो किन किन डायमेंशंस में की जाती है, किन किन मेथड से करते हैं। और उससे पहले देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी सॉलिड में या किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी सॉलिड में जब हम किसी पर्टिकुलर एटम को देखें तो उस पर्टिकुलर एटम को कितने एटम या कितने पार्टिकल डायरेक्टली टच करते हैं, वो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम वही देखेंगे कि अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग क्लोज पैक स्ट्रक्चर में किस तरह पैकिंग करी जाएगी और किस तरह उनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहला है हमारा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। जब एक ही डायमेंशन के अकॉर्डिंग पैकिंग करी जाए तो उसको बोला जाता है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। हमने एटम ले लिए ये, अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर एटम सिर्फ एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं, सिर्फ इस डायमेंशन में। या फिर इसको अगर ऐसे सीधा करा जाए, सीधा खड़ा करा जाए तो ये भी क्या हो गई, एक ही डायमेंशन हो गई कि इसकी हाइट के अकॉर्डेंस में अरेंज हो गए। तो देखो अब ये तो हो गई। ऐसे ही अगर हम ये एक लेयर अप कर दें, ऐसे ही किसी सीक्वेंस में इनको अरेंज कर दिया जाए, एक लंबी लाइन फॉर्म कर दें एटम की, तो वो क्लोज पैकिंग हो जाएगी। बट दैट क्लोज पैकिंग इज इन वन डायमेंशन, वो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग होगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो इनमें से मैं यहाँ से कोई एटम अज्यूम कर लेती हूँ। मान लो मैंने ये एटम ले लिया, क्योंकि ये तो किसी भी क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा है। उनमें अगर पूरे क्रिस्टल की बात करी जाए तो उनमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम। उनमें बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो हमने इधर अगर देखेंगे तो इधर भी एक पूरी ऐसी रेंज चली जाएगी, अगर इधर ऑब्जर्व करेंगे तो इधर भी एक ऐसी रेंज चली जाएगी। तो मैंने बीच में से एक एटम उठा लिया। अगर मैं इस वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ये एटम डायरेक्टली सिर्फ दो एटम को टच कर रहा है, ये और ये। किसी भी एटम को अगर उठा के देखें इनमें तो वो एटम डायरेक्टली सिर्फ दो एटम को ही टच करता है, दो पार्टिकल को ही टच करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट वन इज आर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज आर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड्स में जब पार्टिकल को अरेंज किया जाए, उनको क्लोजली पैक्ड करा जाए लिविंग मिनिमम वेकेंट स्पेस, तो उनको हम 2 डायमेंशन में भी अरेंज कर सकते हैं। वो 2 डायमेंशन में भी 2 मेथड होते हैं, 2 पैटर्न होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाता है। तो उन्हीं 2 पैटर्न या उन्हीं मेथड्स को देख लेते हैं कि 2 डायमेंशन में भी 2 तरीके से किस तरह अरेंज करेंगे इनको। अच्छा, उससे पहले एक बार 2 डायमेंशन बताती हूँ कि 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम पार्टिकल्स को या एटम्स को कोई क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अरेंज करें, मान लो मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग कर दिया, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग कर दिया, लेयर अप कर दे, उनको लेयर अप करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली उनके डायमेंशंस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, उनके डायमेंशंस भी चेंज होने लग जाएंगे। तो अब देखो 2 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग करी जाती है वो 2 तरीके से होगी। 2D स्क्वायर पैकिंग, दो तरह की पैकिंग होगी। फर्स्ट वन इज 2D स्क्वायर पैकिंग एंड द सेकंड वन इज 2D हेक्सागोनल पैकिंग। HCP इज हेक्सागोनल पैकिंग। हम दोनों में एटम्स को अरेंज करने का मेथड देखेंगे, एटम्स को अरेंज करने का पैटर्न देखेंगे और दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाएगा। ये देखेंगे कि इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर में सिमिलैरिटी है या फिर डिसिमिलैरिटी है, सेम रहेंगे या चेंज हो जाते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं 2D स्क्वायर पैकिंग में अरेंज करती हूँ एटम्स को 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। देखो मैंने लिए कुछ एटम, किसी भी क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा,
उस हिस्से को मैंने, उस हिस्से के एटम्स को मैंने इस मेथड से, इस पैटर्न से अरेंज कर दिया। अब अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन देखो किस तरह से होगी। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ भी एटम का अरेंजमेंट इंक्रीज होता जा रहा है, और अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो एटम्स का अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो दैट मीन्स दैट रिजेंबल दैट इट इज 2 डायमेंशन पैकिंग, 2 डायमेंशन में पैकिंग हो रही है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको 2D स्क्वायर पैकिंग क्यों बोला जाता है। इसको 2D स्क्वायर पैकिंग बोला जाता है इसके पैकिंग अरेंजमेंट की वजह से, एंड समहाउ इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से भी, कि मे बी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का भी कुछ रोल है, और एटम्स का अरेंजमेंट भी स्क्वायर पैकिंग के अनुसार किया जाता है। देखो ये इस तरीके से है कि हमें दी कुछ बॉल्स, और उन बॉल्स को किसी बॉक्स में अरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी कि सभी एक लाइनें बनाते बनाते उस बॉक्स को पूरा फिल कर दूंगी, लिविंग मिनिमम स्पेस, कम से कम स्पेस खाली छोड़ते हुए उस पूरे बॉक्स को फिल कर दिया जाएगा। तो अगर उस बॉक्स में मैं एटम्स को, बॉल्स को देखूं तो वो बॉल्स किस तरीके से जाएंगी, लेंथ के अकॉर्डिंग भी रहेंगे और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग भी, हाइट के अकॉर्डिंग तो नहीं रहेंगे अभी। तो डायमेंशन सिर्फ 2 ही कवर हो रहे हैं, दैट मीन्स ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो ये होता है अपना 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग, एटम्स इस तरीके से अरेंज करे जाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो मैंने ये एटम अपना लिया कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, हम कोई भी एटम अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, इस एटम में मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपना वही रहेगा, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें देखते हैं डायरेक्टली एंड नियरेस्ट नेबर एटम्स कौन से हैं। ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, दिस वन एंड दिस वन। देखो एक बार खुद से ऑब्जर्व करो ये कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें और जो मैंने एटम लिया, ये एटम डायरेक्टली 4 ही एटम को टच कर रहा है, डायरेक्टली ये 4 ही एटम के संपर्क में है। तो दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। और देखो अगर मैं यहां इस अरेंजमेंट की बात करूं तो एक तरीके से स्क्वायर जैसी पैकिंग की वो विजुअलाइजेशन आ रही है, तो उसी के उस पे बेसिस पे इसका नाम पड़ गया 2D स्क्वायर पैकिंग, के एक स्क्वायर के फिनोमिनल वे आउट में इनको अरेंज कर दिया, एटम्स को अरेंज कर दिया, तो ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग बन गई। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग की। जब हमें वो बॉल और बॉक्स दिया गया तो उस समय हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, बहुत सारे वे आउट्स होते हैं एटम को अरेंज करने के। उनमें से हम अब ये 2 वे आउट्स देखेंगे, 2 तरीके देखेंगे जिनमें एटम को अरेंज किया। पहला तो हमने देख लिया कि हमने बॉल्स ली और सिंपल उस बॉक्स में अरेंज कर दी। अब दूसरा मेथड हम देखेंगे वो हेक्सागोनल की कैटेगरी में जाएगा। अब देखो ये हेक्सागोनल कैटेगरी में कैसे अरेंज करेंगे, मैंने एटम्स की लेयर ले ली इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इनको एटम ऐसे एक दूसरे के नीचे ही अरेंज ना करके मैं ऐसे कर दूं कि 2 एटम थे, इनके बीच में एक एटम को अरेंज कर देती हूँ। 2 एटम के बीच में जो स्पेस होता था उनके साथ एटम्स को लगाती हुई चलती हूँ। तो मैंने यहां कर दिए ये एटम एडजस्ट, ये हो गई अपनी दूसरी लेयर। मैंने कुछ नहीं करा, कोई ऐसा उसमें खास ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा, बस जो पहली एटम की लेयर अप्लाई करी थी, जो 1 डायमेंशनल करा था पैकिंग, उसी में जब इंक्रीज करने लगे, लेयर्स को बढ़ाने लगे, तो जो 2 एटम के बीच में जो स्पेस होता था मैंने इस स्पेस के नीचे अरेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये 2 एटम के नीचे स्पेस था, मैंने इस स्पेस में एटम को कर दिया अरेंज। अब देखो इसके बाद 3rd लेयर में जब अप्लाई करने लगूंगी, 3rd लेयर जब इसकी जमाने लगूंगी, तो जैसी 1st लेयर करी थी सेम वैसे रिपीट कर दो, ठीक है। अगले वाले में फिर वही तरीका, 2 एटम के नीचे जो स्पेस खाली था उनमें कर दिया एटम्स को अरेंज। अब देखो ये जो पैकिंग है ना, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग क्यों बोल रहे हैं, एचसीपी क्यों बोल रहे हैं, ये अभी कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगी तब पता लग जाएगा। पर 2 डायमेंशनल पैकिंग कैसे हो गई, जैसे हमने स्क्वायर पैकिंग में देखा था कि यहाँ पर एटम एडजस्ट 2 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, सो दैट इट इज नोन एज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। मैं किसी एक एटम को उठा लेती हूँ, ये एटम ऑब्जर्व करना है अपने, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। तो अगर देखें कि ये डायरेक्टली कितने एटम से अटैच है, कोऑर्डिनेशन नंबर यही तो होता है कि कोई भी एटम डायरेक्टली कितने एटम के कांटेक्ट में है, दैट नंबर ऑफ एटम इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये देखो 1 2 3 4
5 6, ये इन 6 एटम के तो है डायरेक्टली कांटेक्ट में, बाकी सब स्ट्रक्चर का हिस्सा है बट डायरेक्टली इस एटम के टच में नहीं है। तो ये जो हेक्सागोनल जो पैकिंग बनी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। अब देखो अगर इनको जोड़ के देखें तो ये कितना अच्छा सा हेक्सागन बन के तैयार हो गया। इसी हेक्सागन के बेसिस पे, इसी हेक्सागन के बिहाफ पे इसको बोल दिया 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। ये 2 क्लोज पैक स्ट्रक्चर थे 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग, 2D स्क्वायर पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब बात करते हैं 3D पैकिंग की। जब सॉलिड में या किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में पार्टिकल्स को या एटम को अरेंज किया जाएगा तो उनको 3 डायमेंशनली कैसे अरेंज करेंगे। हमने 1 डायमेंशन देखा है जिसमें पार्टिकल्स को या एटम को एक ही डायमेंशन में अरेंज कर रहे थे, मान लो हमने x डायमेंशन में अरेंज कर दिए। हमने 2 डायमेंशन देखा, उसमें पार्टिकल्स को 2 डायमेंशन में, मान लो x और y डायमेंशन में अरेंज कर दिया। अब देखेंगे हम 3D डायमेंशन। अब देखेंगे हम 3 डायमेंशन कि जब पार्टिकल्स को अरेंज करें तो उनको तीनों डायमेंशन में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने x में भी करना है, y में भी करना है और z में भी करना है। तो देखो ये 1 डायमेंशन थी, 1 डायमेंशन पैकिंग जो थी वो एक तरह की थी। 2 डायमेंशन पैकिंग जो पड़ी थी वो 2 तरह की थी। आप पढ़ते हैं 3 डायमेंशन पैकिंग, तो 3 डायमेंशन पैकिंग 3 तरह की रहेगी। सबसे पहला टाइप होता है 3D स्क्वायर पैकिंग, दूसरा टाइप होता है 3D हेक्सागोनल पैकिंग और तीसरा टाइप होता है 3D FCC या फिर क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, अब देखो इनमें एटम की लेयर्स या फिर एटम जो अरेंज करे जाएंगे वो एटम किस तरीके से अरेंज करे जाएंगे। सबसे पहला देखा हमने 3D स्क्वायर पैकिंग में, इनमें सेम ही एटम की लेयर रिपीट होंगी, सेम ही तरह के एटम रिपीट होते चले जाएंगे, तीनों डायमेंशन में एक ही तरह का एटम रिपीट करा जाएगा। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 तरह के एटम रिपीट करे जाएंगे। सबसे पहले एक लेयर ली हमने A एटम की, फिर B एटम की, फिर A एटम की, फिर B एटम की, तो वो बन जाएगा 3D हेक्सागोनल पैकिंग। अब बात करें तीसरे टाइप की पैकिंग की 3D FCC बोल सकते हैं या फिर इसको CCP क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग भी बोला जाता है। इसमें हम रिपीट करेंगे 3 तरह के एटम, पहले A एटम, फिर B तरह के एटम, फिर C तरह के एटम। ठीक है, तो ये जो A, B और C है ये काइंड ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करें कि इतने काइंड के, इतने तरह के एटम हमने रिप्रेजेंट करे, इतने तरह के एटम को हमने लेयर अप करा। तो सबसे पहले देखते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। 3D स्क्वायर पैकिंग में एटम्स को कैसे अरेंज करा जाएगा। देखो हमने 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग करी थी तो उनमें एटम्स को अरेंज करा था कुछ इस तरीके से, ये 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग होती थी। अब इनमें 2 ही डायमेंशन में एटम अरेंज है, इस डायमेंशन में x और y, कोई 2 डायमेंशन ले ली हमने। अब 3D स्क्वायर पैकिंग में हमें तीनों डायमेंशन कवर करनी है, मतलब एटम कहाँ जाएंगे, लेंथ के अकॉर्डिंग भी, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग भी और हाइट के अकॉर्डिंग भी। अब अगर यहाँ शो करें तो इसको रिप्रेजेंट करने में मैं क्या कर सकती हूँ, रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने स्मॉल डॉट्स लगा दिए। ये इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, उन एटम्स को मैंने ये ऐसे डार्कन कर दिया और इनको छोटे डॉट के तौर पे इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, ये एटम हो गए। अब एटम यहाँ पर तीनों डायमेंशन में अरेंज है, एक्स डायमेंशन में भी, वाई डायमेंशन में भी और जेड डायमेंशन में भी, मतलब आपको एक ब्लॉक के जैसा दिखेगा। अब बात करें इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की कि 3D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। मैं किसी भी एटम को ऑब्जर्व करूं, मान लो मैंने ये एटम ऑब्जर्व करा, मैं किसी भी एटम को ऑब्जर्व करूं, मैंने ये एटम देख लिया। अब अगर इस एटम की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि ये किसी भी क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा है, देयर आर मिलियंस ऑफ एटम इन एनी क्रिस्टल, तो ये उसी का एक स्मॉल पोर्शन है। इधर भी इतनी ही लेयर रिपीट होंगी, इधर भी इतनी लेयर रिपीट होंगे, ऐसे ही ऊपर भी और ऐसे ही सेम नीचे भी उनकी रहती है। तीनों डायमेंशन को कवर करेगा ना, तो उनमें तीनों डायमेंशन के अकॉर्डिंग एटम अरेंज रहेंगे। अगर मैं इसमें इस एटम की बात करूं जो मैंने शेडेड एटम किया, तो डायरेक्टली कितने एटम के साथ टच में है ये, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 एटम तो हो गए ये। अब बचे, देखें कितने एटम के साथ ये टच में है। सेम इसी एटम के ऊपर जो मैंने ग्रीन शेड में जिसको करा शेडेड जिसको पोर्शन दिखाया, इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लगा हुआ है और ब्लैक डॉट में मैंने ये कहा था कि ये अपनी तीसरी लेयर है, तीसरे डायमेंशन में जो मैंने ए एटम रिपीट करी है वो है।
दैट मीन्स इस एटम के ऊपर भी एक एटम है और इस एटम के सेम एक नीचे भी एक वही एटम है, क्योंकि एक पूरा ब्लॉक रहेगा ना, तो उस एटम को ऊपर भी एक एटम टच करके रखेगा और नीचे भी एक एटम वही पकड़ के रख रखा है। तो देखो 4 एटम तो ये, 2 एटम जो बता रहे हैं वो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पर 6। इन 3D स्क्वायर पैकिंग जिनमें एक ही तरह के एटम रिपीट हो रहे थे, वो एटम का अरेंजमेंट था ये, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 एटम। ठीक है, 4 एटम जो थे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो स्क्वायर 2D स्क्वायर पैकिंग का जब हमने 3 डायमेंशनली उनको अरेंज किया, तो जिस एटम को हम ऑब्जर्व करेंगे उसके ऊपर भी एक एटम की लेयर रहेगी और उसके नीचे भी एक एटम की लेयर रहेगी। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है 6। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे, थ्री डायमेंशनल पैकिंग का सेकेंड टाइप 3D हेक्सागोनल पैकिंग। 3D हेक्सागोनल पैकिंग में 2 तरह के एटम रिपीट होंगे। तो फर्स्ट वन इज ए एंड द सेकेंड वन इज बी। इन्हीं ए और बी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैंने यहाँ बना दिया ये कि ये एटम ले लिए, पास पास ही रहते हैं, बस ये थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए इसलिए मैंने इनको दूर दूर बना दिया, और ऐसा कोई इनका लॉजिक नहीं है कि दूर बनाने का, बस सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये आसानी से पता लग जाए। देखो उससे पहले एक छोटी सी चीज क्लियर करा देती हूँ। मैंने 3 एटम अरेंज करे, ये तीनों एटम को जब अरेंज करा तो इसने पूरा एरिया तो कवर करा नहीं, कि जितना स्पेस मैंने यहाँ रखा था उसने सारे स्पेस को कवर कर लिया। ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसके बाद भी इनके बीच में, इन तीनों को अरेंज करने के बाद बीच में ये पोर्शन थोड़ा सा वेकेंट रह जाता है। इस वेकेंट स्पेस को बोला जाता है, इस नल स्पेस को बोला जाता है वॉइड। और ये वॉइड कितने एटम से मिलके बन रहा था? 3 एटम से मिलके। तो इस वॉइड को नाम दे दिया जाता है ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं इस वॉइड का मतलब आपको समझाऊं 3D हेक्सागोनल पैकिंग में कि क्या लॉजिक है इस वॉइड का, तो वो देखो हेक्सागोनल पैकिंग बनाने के लिए मैंने वही जैसे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग कर रहे थे, एटम्स को अरेंज कर दिया, बस थोड़ा सा डिस्टेंट करके अरेंज कर दिया ताकि अच्छे से वो ऑब्जर्व करने में आसानी रहे। अब देखो ये जो एटम की लेयर लगाई, ऐसे ही इन एटम के एक ऊपर भी लेयर रहेगी और नीचे भी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पैकिंग है। तो अब मैं यहाँ अगर इस वेकेंट स्पेस की बात करूं तो ये वेकेंट स्पेस क्या है? वॉइड है। अब यहाँ पे तो देखने पे ऐसा पता लग रहा होगा कि ये 3 एटम से मिलके ये वॉइड बना, और मेरे को ये 3 डायमेंशनल पैकिंग करनी है तो मेरे को ऊपर भी एक लेयर अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं ऊपर अगर लेयर अप्लाई करूं या नीचे जो लेयर अप्लाई होगी, तो उसको देखने के बाद कैसे पता चलेगा? एटम्स कैसे दिखेंगे? ये थे 2 एटम, दिस वन इज 3rd एटम। नीचे एक एटम अरेंज करा हुआ होगा, इसके नीचे एक एटम अरेंज करा हुआ होगा कि जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें वो एटम दिखेगा इस बीच के खाली स्पेस में से। और अगर मैं इसके ऊपर भी एटम अरेंज करने लगूं तो क्या वो इस खाली स्पेस को कवर करेगा? नहीं करेगा। ये खाली स्पेस तो कभी कवर होगा ही नहीं, ये खाली स्पेस बना रहेगा। तो मतलब कहने का ये कि जो नीचे लेयर लगी थी उसकी वजह से जो खाली स्पेस बना वो 3 एटम की वजह से नहीं, वो 4 एटम की वजह से खाली स्पेस बना। अब इसको ट्रायंगुलर वॉइड नहीं बोलेंगे, इसको कौन सा वॉइड बोला जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 एटम की वजह से जो नल स्पेस बनाया, वेकेंट स्पेस अराइज हुआ, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ठीक है, ये सारे क्या आ गए अपने? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए। हमने जो एटम में जो वेकेंट स्पेस बताया था कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम को अरेंज करा जाए तो वो वेकेंट स्पेस अराइज करते हैं, वेकेंट स्पेस बना देता है। वो वेकेंट स्पेस को क्या बोला जाता है? वॉइड बोला जाता है। ट्रायंगुलर वॉइड कब बोल रहे थे? जब 3 एटम मिलकर बनाए थे। टेट्राहेड्रल कब बोल रहे थे? जब 4 एटम। इस केस में मैंने बताया कि यहाँ इन पोजीशन पे जहां टी लिखा हुआ है वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड अराइज हो रहे हैं। तो हमें जो 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग थी उसमें सिर्फ और सिर्फ इन टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप करना है। तो जहां जहां टेट्राहेड्रल वॉइड थे वहां वहां एटम्स को कर दिया जाए अरेंज। जहां जहां टेट्राहेड्रल वॉइड थे वहां वहां इन एटम्स को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। तो अब जो ये पैकिंग बनी, ये 3 डायमेंशनल पैकिंग बनी। ठीक है, इस पैकिंग को कौन सा पैकिंग बोला जाता है? 3 डायमेंशनल पैकिंग। और अरेंजमेंट हेक्सागोनल पैकिंग अरेंजमेंट था, तो ये कौन सी पैकिंग हो गई? 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में हम एक 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बनाएंगे और उनमें देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स अराइज होते हैं
और जो थर्ड लेयर हम अप्लाई करते हैं थर्ड डायमेंशन में जो लेयर अप्लाई करते हैं उस थर्ड डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। जहां जहां टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे हम वहां वहां एटम्स को अरेंज करते चले जाएंगे। अब देखो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बन गई है, और कौन सी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की 3D पैकिंग की, 3D FCC या फिर क्लोजली क्यूब्ड पैकिंग, क्लोजली क्यूब पैकिंग। ठीक है, अब देखो हमने HCP पैकिंग देखा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखा था। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम क्या कर रहे थे, 2 डायमेंशनल पैकिंग के बाद जो टेट्राहेड्रल वॉइड थे उनको कवर अप करेंगे। अच्छा, एक बार टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद अरेंजमेंट ये भी देखो। अगर एटम्स को मैं ऐसे अरेंज करूं, ये 3 एटम, इसके बाद दीज 3 वंस, तो ये टोटल कितने एटम हो गए, 6 एटम को रखा हमने, 6 एटम को अरेंज किया। लेकिन ये 6 एटम अरेंज करने के बाद भी ये पूरा स्पेस कवर अप नहीं हुआ, मतलब अब भी एक नल स्पेस या वेकेंट स्पेस अराइज हुआ, और ये क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन इस वॉइड को हम ना ही तो ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे, ना ही इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, क्योंकि ये वॉइड कितने एटम जनरेट कर रहे हैं, 6 एटम। तो इसको कौन सा वॉइड बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो नल स्पेस विच इज क्रिएटेड बाय अरेंजमेंट ऑफ 6 एटम्स, तो उस वॉइड को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ये जो 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग थी, यही हमारी 3 डायमेंशनल सीसीपी पैकिंग बन जाती है। और वो कैसे बन जाती है कि हम ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर अप करने के बाद अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी कवर अप करें, ए एटम की लेयर अप्लाई करी, बी एटम की लेयर जब अप्लाई करी, तो उस बी एटम की लेयर में हमने क्या किया था, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करे थे। अब तीसरे जो एटम अरेंज करेंगे, इसी तरह के एटम जब अरेंज करे जाएंगे, तो इनमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करेंगे। मतलब हमें जो तीसरी लेयर लगानी है 3 डायमेंशन बनाने के लिए, उस 3 डायमेंशनल लेयर में, सी टाइप के एटम की लेयर में हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर में अगर देखें, हम इस डायग्राम में देखें, तो हमें ऑक्टाहेड्रल कहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 2 3, इसके नीचे भी एटम है 1 2 3, 6 एटम मिलके एक वॉइड जनरेट कर रहे हैं, तो ये अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने ये आ गए। ठीक है, ये अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गए। मतलब अगर हम अब थर्ड लेयर अप्लाई करेंगे तो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर अप करते हुए अप्लाई करेंगे। तो मैं एटम्स को कर देती हूं अरेंज यहां, तो ये अपनी बन गई 3 डायमेंशनल FCC या फिर 3 डायमेंशनल CCP पैकिंग। ठीक है, एटम्स को अरेंज करेंगे इन 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप करते हुए, और ये 3 डायमेंशनल HCP पैकिंग बन जाती है, 3 डायमेंशनल HCP पैकिंग बन जाती है CCP पैकिंग बाय कवरिंग अप ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑल्सो। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो इन दोनों ही तरह की पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC एज वेल एज HCP पैकिंग इज 12। मतलब किसी एक एटम को ऑब्जर्व करें तो उसके नियरेस्ट नेबर एटम कितने रहेंगे, 12 रहेंगे, और वो नियरेस्ट नेबर एटम ही क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है किसी भी एटम का।